हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश सर। आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल सुपर एजुकेशन एंड कॉमेडी सेक पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक क्लास 10 मैथ्स NCERT का एक्सरसाइज 1.2 को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है ना। हम पिछले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को हल करेंगे। ठीक है, तो आप यदि पिछली वीडियो हमारा न देखे हो तो उसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सलूशन। और आज करेंगे हम लोग क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 और 7 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करके LCM और HCF ज्ञात करना है। LCM और HCF ज्ञात करना हमने सीख चुके हैं। तो चलिए LCM और HCF ज्ञात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 12, 15 और 21। हल 12, 15 और 21। चलिए 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 छक्का 12, 2 से कटेगा ना, क्योंकि इसकी का अंक में 2 है। 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3। अब 15 का भी कर लीजिए। 2 सत्ते 2 से नहीं कटेगा है ना, क्योंकि जिस संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वही संख्या 2 से डिवाइड होती है। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो किससे होगा? 3 से होगा। इसका बीजांक कितना है? 5, 1, 6, 6, तो 3 से होगा। 3, 5 जा 15, 5, 1 जा 5 है ना। 3 5 15, 5 एक कम 5। ठीक है, चलिए 21 से कटेगा, 3 से कटेगा, क्योंकि इसका बीजांक 2, 1, 3, 3 है। तो 3 का पहाड़ा पढ़े 21 से ज़्यादा नहीं, 3 सत्ते 21, 7 एक कम 7। ठीक है, चलिए अब इसको इस तरह लिख लें। 12 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 रेज़ टू दी पावर 2 इंटू 3 1। ठीक है, अब इसी तरह 15 3 इंटू 5 बराबर 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। ठीक है, अब 21 3 इंटू 7, 3 का पावर 1 और 7 का पावर 1, 2। ठीक है, तो यदि हम इन संख्याओं का HCF निकालते हैं तो HCF क्या होता है? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। ठीक है, क्या होता है? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। तो देखिए हम यहाँ पे HCF ऑफ 12, 15 और 21 का क्या होगा? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, संख्याओं में ये देखिए, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, तो 2 है यहाँ पे, उभयनिष्ठ नहीं है 2, लेकिन 3 है, इसमें भी है, इसमें भी उभयनिष्ठ है ना। तो सबसे छोटी घात क्या है इसका? 3 का घात 1 है, बाकी अब कुछ नहीं है, और 1 है बराबर हो जाएगा 3 एक कम 3 है ना। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात लेना अपने को HCF में। और LCM में संख्याओं से संबंधित होना चाहिए प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, तो LCM ऑफ 12, 15 और 21 का क्या हो जाएगा? संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो देख लेते हैं संख्याओं में संबंध। यहाँ पे 2 है, 2 इसमें नहीं है, और 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2।
2 रेज़ टू द पावर 2। 3 है, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है 1, 5 की सबसे बड़ी घात क्या है 1, और 7 की सबसे बड़ी घात क्या है 1, और 1 की 1 है ना। तो 2 दूनी 4, 4 3 12 पंचे 60, 6 सत्ते 42, 420। ये आपका एलसीएम हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं अतः अभिष्ट HCF तीन और एलसीएम 420 आंसर होगा। ठीक, अब इसी तरह दूसरे को अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसका ऑप्शन दूसरा देखेंगे 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 17 तो स्वयं प्राइम नंबर है, 17 1 जा 17। 23 का करेंगे तो 23 भी स्वयं प्राइम नंबर है, 23 1 जा 23, और 29 भी स्वयं प्राइम नंबर है, 29 1 जा 29। तो अब इसका लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, स्वयं ही है 17 का 17 गुणे 1, और इसी तरह 23 का 23 गुणे 1, और 29 का 29 गुणे 1। ठीक, अब हमें क्या निकालना है HCF। 17, 23 और 29 का, 17, 23 और 29 का, तो कितना होगा। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात। तो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ तो ये है नहीं, तीनों संख्या में देख रहे हैं, 17 उभयनिष्ठ नहीं है, 23 भी उभयनिष्ठ, 29 भी नहीं है, तो इसका एक ही होगा। HCF क्या होगा 1, और LCM 17, 23 और 29 का क्या हो जाएगा, तीनों का आपस में गुणा हो जाएगा। 17, 23 गुणे 29 गुणे 1। ठीक है, गुणा कर लीजिए, यहाँ पे कर लेते हैं। पहले 17 और 23 का कर लेते हैं। 7 3 21 की 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 15 16 और 23, 1 6 3 9, 2 1 3 और 29, 9 1 कम 9 9 81 की 1 हासिल 8, 9 3 27 और 8 35, 9 1 2 1 कम 2, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1 3 6 7, 1 2 1 3, 8 9 10 13 की 3 हासिल 1 7 4 11, 11,331, 11,331, 11,331। ठीक है, इसका HCF हो, इसका LCM हो गया। लिख देंगे अतः अभिष्ट HCF 1 और LCM 11,339, 11,339, 11,339। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन 3 देखते हैं। 8 9 और 25। 8 9 25 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 से डिवाइड होगा, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 9 किससे डिवाइड होगा, 3 से, 3 त्रिकाएँ 9, 3 1 कम 3, और 25 किससे डिवाइड होगा,
5 से 5 25, 5 एक कम 5, ठीक है। 8 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 बराबर हो जाएगा ये 2 की पावर 3 और इंटू 1 9 3 गुणे 3 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 और गुणे 1 25 5 गुणे 5 बराबर 5 की पावर कितना हो जाएगा 2 गुणे 1, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है एचसीएफ हो जाएगा 8 9 और 25 का यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो संख्याओं में देख लेते हैं उभयनिष्ठ, तो ना तो 2 है उभयनिष्ठ, ना 3 ना 5, तो क्या होगा 1 और एलसीएम ऑफ 8 9 11 का क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे सबसे बड़ी घात 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 9 72, 72 और 25, 5 दूनी 10 की शून्य हासिल 1, 5 7 35 36, 2 दूनी 4 7 दूनी 14, 4 10 की शून्य हासिल 1 8, 1800 है ना, लिख देंगे आता है, यहाँ पे लिख देते हैं उसको, आता है अभिष्ट HCF 1 और LCM कितना हो जाएगा 1800 आंसर। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड में देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 है, दिया है एलसीएम 306 657 का ज्ञात करना। एचसीएफ हमारा 306 और 657 का दिया है 9 और एलसीएम ज्ञात करना। तो हमें पता है ना कि एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। तो बस वही काम करना अपने को, ये बहुत सरल है। चलिए हल दिया है HCF 306 657 बराबर 9, तो एलसीएम हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या है 306 और 657, 306 गुणे 657 बटे 9। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो काट देते हैं, 6 3 9, इसका बीजांक 9, 9 से कट रहा पूरा, 9 1 कम 9, 9 3 27, 9 चौको 36, 657 में 34 का गुणा कर दो, 657 गुणे 34, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 4 पंचे 20 2 22 की 2 हासिल 2, 6 चौको 24 25 26, 7 त्रिक 21 की 1 हासिल 2, 5 तेईस 15 16 17 की 7 हासिल 1, 6 त्रिक 18 1 19, और ये हो जाएगा 8 2 1 3, 7 6 13 की 3 हासिल 1, 10 2 12 की 2 हासिल 1, 22,338। एलसीएम हो गया इसका 22,338। बस ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड में देखिए। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 यानी अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या है, जांच करना है हमें कि मान लो 6 का n, ये क्या है प्राकृत संख्या, मतलब 1 2 3 लाल डॉट डॉट अनंत तक है ना। ये n मतलब कोई ऐसी संख्या है जिसका पावर कोई प्राकृत संख्या हो
और वो शून्य पर समाप्त हो सकती है ना। तो यदि वो शून्य पर समाप्त होगी तो 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। तो हम लिख सकते हैं हल है ना। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। समझ में है। कोई भी ऐसी धनात्मक प्राकृत संख्या है जो 5 पर विभाजित, जो शून्य पर समाप्त होगी तो 5 से अवश्य विभाजित होगी। अर्थात अर्थात 6n के अभाज्य गुणनखंड में एक अभाज्य गुणनखंड 5 आना चाहिए, है ना। ठीक है। हम जानते हैं कोई धनात्मक प्राकृत संख्या यदि शून्य पर समाप्त होती है तो 5 से विभाजित होगी, अर्थात 6n के अभाज्य गुणनखंड में एक अभाज्य गुणनखंड 5 आना चाहिए। तो चलो देखते हैं 6n के अभाज्य गुणनखंड 2 तिहाई 6 3n यानी बराबर 2n और 5 3n। इनके अलावा 2 और 3 के अलावा, है ना, यहाँ 6n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। और ये अभाज्य गुणनखंड अंकगणित आधारभूत प्रमेय के अनुसार अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय के अनुसार, है ना, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय हैं। ये अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय हैं, अब ये अद्वितीय हैं तो 5 तो नहीं आ सकता, इसलिए 6n के अभाज्य गुणनखंड के 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता है। ठीक है, 5 नहीं आ सकता है। जब ये 5 नहीं आएगा तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। अतः कोई प्राकृत संख्या
अतः कोई प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, पर समाप्त नहीं हो सकती है ना। फिर से एक बार इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है ना। तो हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या यदि शून्य पर समाप्त होगी वह 5 से विभाजित होगी। कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या वह शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाजित होगी। अर्थात 6n के अभाज्य गुणनखंड में एक अभाज्य गुणनखंड 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 और 3 आता है, 2 और 3 के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ 6n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अंकगणित आधारभूत प्रमेय के अनुसार यह अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय है ना। अंकगणित का हमारा जो आधारभूत प्रमेय कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और ये अभाज्य गुणनखंड बिना क्रम चेंज किए भी अद्वितीय होते, क्रम चेंज करने पर भी अद्वितीय होते हैं। तो इनके अलावा कोई आ ही नहीं सकता है ना। तो अंकगणित आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय हैं। 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ सकता है। अतः कोई प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड में देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 यानी 7 × 11 × 13 धन 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 यानी 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं पूछ रहा है इससे, है ना। ये भाज्य संख्याएं तो है लेकिन क्यों है, कैसे हैं, है ना। तो इसको हमें कारण सहित उत्तर देना। तो चलिए हम इसको उत्तर देते हैं, हल करते हैं। देख लीजिए हल। पहली संख्या यहाँ पे हम देख रहे हैं 7 × 11 × 13 + 13 है ना। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, कॉमन क्या है, 13 है। हम जानते हैं a × b + a × c इक्वल a × b + c होता है, ठीक है। तो इस फार्मूले से यदि हम देख रहे हैं तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दें, यदि 77 × 13 + 13 है तो 13 तो दोनों में कॉमन है ना। तो 13 हम यदि कॉमन ले लिए, 13 कॉमन ले लिए, कितना बचा 17 + 1 बचा 13 यदि हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचा 17 है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा a b + 1, ठीक है। यहाँ पे हो गया, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 13 × 1 = 13, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको यदि हम हल करते तो 78 हो जाएगा, और ये 78 है और ये 13 है ना। जबकि दोनों संख्या क्या है यहाँ पे भाज्य है ना। तो ये पूछ रहा है भाज्य संख्याएं क्यों हैं, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि दी गई संख्या 7 × 11 × 13 + 13 का एक गुणनखंड 13 है। क्या है 13 है। इसलिए
इसलिए यह भाज्य है, इसलिए यह भाज्य संख्या है ना। क्योंकि यदि यह भाज्य होती तो एक और स्वयं के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होती। अब ये 13 से भी हो रही है ना, तो इसलिए भाज्य है। दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या में क्या है, 7 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 3, यही है ना। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, यदि इसको हम गुणा कर दें पूरे को तो हमारा 3 और 3 कॉमन है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बराबर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 3 गुणे 1 है। तो 3 तो इसमें दोनों में, इसको हम पूरा मल्टीप्लाई कर दें, 3 तो दोनों में है, तो 3 हमारा जब कॉमन निकल आया तो ये बचेगा क्या, 7 गुणे 6, गुणा भी कर सकते हैं आप, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे, अब इसमें 3 नहीं आएगा है ना, 3 तो कॉमन आ गया, ठीक है। 4 2 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, 3 तो कॉमन निकल गया यहाँ से है ना, 3 तो कॉमन निकल गया, ठीक है, प्लस 1 ये होगा। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं, ये संख्या को यदि हम पूरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एक संख्या हो जाएगी, और ये संख्या तीसरा 3 से पूर्णतः विभाजित है, एक गुणनखंड इसका 3 है, तो 3 से पूर्णतः विभाजित हो रही है ना। तो ये लिख सकते हैं क्योंकि दी गई संख्या 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 3 को वो नहीं होगा, का होगा, का एक गुणनखंड 3 है। इसलिए यह 3 से पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है, अतः यह भाज्य संख्या, यह भाज्य संख्या है, ठीक है, भाज्य संख्या है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, यह 13 से पूर्णतः विभाजित होती है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। एक गुणनखंड 13 है और यह 13 से पूर्णतः विभाजित होती है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, ठीक है। तो समझ में आया ये, है ना, क्योंकि ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, है ना। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्या क्यों है ना। तो पहली संख्या हमारे क्या है, 7 गुणे 13 गुणे 13, तो 11 से 77 कर दिए, और 13 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 13 गुणे 1, 13 कम 13 ही होगा, तो 13 दोनों में कॉमन 13 ले लिए, तो बच्चा कितना, 77 + 1। अब ये संख्या, दी गई संख्या क्या है, जितनी संख्या है वो 13 इसका एक गुणनखंड है, तो ये संख्या यदि 13 से विभाजित होगी, कोई भी यहाँ पे संख्या आएगी, इसका यदि मल्टीप्लाई हम कर दें, इसको 77 1 78 और इसका गुणा कर दें तो ये संख्या आ जाएगी, तो 13 से पूर्णतः विभाजित होगी और 2 से भी होगी, ठीक है ना। तो दी गई संख्या 7 गुणे 1 गुणनखंड 13 है, इसलिए यह भाज्य संख्या, और यह 13 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। दूसरी संख्या में भी वही हमने किया, यहाँ पे हमें 3 मिल गया और 3 इधर भी है, तो 3 गुणे 1 कर सकते हैं हम, तो 3 कॉमन हो गए, 3 कॉमन ले लिए, बाकी जो संख्या बची, तो यह दी गई संख्या क्या है, एक गुणनखंड 3 है, इसलिए 3 से पूर्णतः विभाजित होती है, अतः यह भाज्य संख्या है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे दो बच्चे हैं, यहाँ पे दो बच्चे, एक सोनिया और एक रवि। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। चलिए मान लीजिए ये आपका वृत्ताकार एक पथ है, रास्ता है। यहाँ से सोनिया चलना प्रारंभ करती है और यहाँ पे रवि भी चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, दोनों चलना चालू करते हैं। तो सोनिया यहाँ पे जब ये चक्कर लगाती है तो 18 मिनट में पूरा करती है, ये करता है तो 12 मिनट में पूरा करता है। और दोनों इसी तरह चक्कर चलाते चलाते एक ऐसा समय आता है जो एक साथ मिल जाते हैं दोनों, उस समय में दोनों साथ एक साथ में मिल जाते हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि दोनों एक साथ में मिले, तो हमें ऐसा होना चाहिए कि जो 12 और 18 से दोनों से विभाजित हो, ऐसा समय हो जो 18 और 12 से दोनों से विभाजित हो जाए, क्योंकि वो समय तभी मिलेगा जब 18 और 12 से विभाजित होगा, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, एलसीएम, है ना। क्या होता है, एलसीएम। लघुत्तम समावर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। तो हम इसको एलसीएम निकाल लेंगे तो 18 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और उस समय पे समय पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं हम इसका एलसीएम। हल 12 और 18। ठीक है, 2 से कटेगा 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3, 18। 2 से कटेगा 2 9 18, 3 त्रिकाई 9, 3 एक कम 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 1 और 18 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, 2 दूनी 4 तिहाई 12 गुणे 1, 2 तिहाई 6 त्रिक 18 गुणे 1। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, और इसे भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, है ना। तो एलसीएम ऑफ 12 और 18 का क्या हो जाएगा, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो 2 का सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की पावर 2, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 का पावर 2, 2 दूनी 4, 9 चौको 36, 2 दूनी 4, 3 त्रिकाई 9, 9 चौको 36। इसे आप ऐसे कर सकते हैं, है ना। जैसे देख लीजिए, 2 गुणे 2 तो बराबर कितना हो गया 4, 3 गुणे 3 बराबर कितना हो गया 9, गुणे 9 चौको 36। ठीक है, 36। अब वो कितने मिनट में मिलेंगे, 36 मिनट। वो समय कौन सा आ गया, 36 मिनट। तो हम लिख सकते हैं वो आता है वे 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, और ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में हम लेके आएंगे एक्सरसाइज 1.3। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और इसी तरह हम क्लास डेली लेके आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। धन्यवाद।